रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, नाज़रीन, और रमज़ान दस्तरखान से वापसी के बाद अब बारी है हमारी रहमत है मेहमान की। और रहमत मेहमान में हम आपकी मुलाकात कराते हैं कम्युनिटी बरादरी के उन अहबाब से, उन अकाबरीन से जिन्होंने इंसानी खिदमत को अपना अव्वलीन वतीरा बनाया हुआ है। और अगर मैं बात करूं कुतियाना मेमन बरादरी की, तो शहर कराची में कई ऐसे कामयाब प्रोजेक्ट्स इस बरादरी के तहत, इस बरादरी के अकाबरीन और लोगों के तहत चल रहे हैं। शायद यकीनी तौर पर किसी और बरादरी के इतने कामयाब प्रोजेक्ट्स शायद अब तक मैंने नहीं देखे, या होंगे तो चंद एक, लेकिन कुतियाना मेमन बरादरी को ये एहसास हासिल है कि इनके पास बहुत ही उम्दा मैनेजर्स मौजूद हैं, जिसके बाइस जो है ये बरादरी के लोग बहुत ही उम्दा और जदीद अंदाज से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। ऐसे ही कुतियाना मेमन अंजुमन फेडरल बी एरिया एक ऐसा इदारा इसने यकीनी तौर पर नई तारीख रकम की मुख्तलिफ शोबों में, ख़ास तौर पर एजुकेशन और आँखों के अमराज के हवाले से मैं बात करूं, और मैं और आप सब जानते हैं कि कुतियाना मेमन एकेडमी करीमाबाद और कुतियाना आई हॉस्पिटल, ये एक चेन ऑफ हॉस्पिटल है। यकीनी तौर पर इस पर बात होगी। और इस कुतियाना मेमन अंजुमन के दो इंतहाई फ़आल अरकान, मोहम्मद रफ़ीक पखाली साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक भाई, बहुत शुक्रिया। हमारे इस असर और मगरिब के दरमियान का वक्त बड़ा मुश्किल होता है, लोग कोशिश करते हैं कि अपने घरों को पहुँचे जल्द, लेकिन आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मेमन टीवी के CEO अली गोडल साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, उनकी टीम का शुक्रिया करूँगा, आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें आपके टीवी चैनल पे आज मदऊ किया और हमारे ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया आपने। ये हम सब के लिए खुशी की बात है यकीनी तौर पर, जब मेहमान हमारे पास आते हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे अहबाब जिनका अपना एक तारुफ है, इनकी शख्सियत इटसेल्फ एक बहुत बड़ा तारुफ होती है, तो बड़ी तफसीली गुफ्तगू होगी आज यकीनी तौर पर कुतियाना मेमन अंजुमन फेडरल बी एरिया की उन काबिश कोशिशें जो इंसानी खिदमत के लिए ये कर रहे हैं। इनके साथ एक और मेहमान हमारे इसी अंजुमन से आपका ताल्लुक़, कुतियाना मेमन अंजुमन फेडरल बी एरिया की मेंबर मैनेजिंग कमेटी हैं और सीनियर समाजी रहनुमा सिकंदर अब्दुल सत्तार में समझो। सिकंदर भाई, बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत पुराना ताल्लुक तो हमारा क्रिकेट के हवाले से रहा, तो आज बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात रही है हमारे स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच आपका कि आपने हमें मौका दिया, अली गोडल साहब और आपने, कि हम अपना इजहार कर सके ख्यालात यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी, और लेकिन आगाज़ करूँगा गुफ्तगू का हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रफ़ीक पखाली साहब से। रफ़ीक भाई, आगाज़ एजुकेशन, जिसके लिए मेमन बरादरी हमेशा से कोशा रहती है कि कहीं ना कहीं मैं कहते हैं कि मेमन बरादरी जहाँ भी एक जो है वो जमात या हुजूम की शक्ल में मौजूद रहती है, तो वहाँ सबसे पहले मस्जिद, मदरसा और स्कूल बनाती है, और इसके बाद हॉस्पिटल की बारी आती है। तो कुतियाना मेमन एकेडमी करीमाबाद अपने शोबे का, शहर कराची का, और अगर सराउंडिंग्स में देखूँ तो एक ऐसा इकोनॉमिकल और बेहतरीन कि जहाँ शायद मेरा ख्याल है कि सराउंडिंग में, मैं आपको बताऊं, जो लोग अहबाब वाकिफ़ नहीं है, करीमाबाद और इस फेडरल बी एरिया के सराउंडिंग्स में बहुत सारे बड़े नाम भी हैं, वह हाई फाई नाम भी हैं, जिनकी फ़ीसें हज़ारों तक जाती हैं, लेकिन उस वेसिनिटी के अंदर एक प्रॉपर ऐसा इंस्टीट्यूट जिसमें एडमिशन लेना कोई आसान काम नहीं है। ये उन स्कूलों में से एक है जहाँ पर एडमिशन ऑफ़र किया जाते हैं सराउंडिंग में, यहाँ पर एडमिशन लेना आसान काम नहीं होता। तो कैसे ये इतनी बड़ी एम्पायर, एक ऐसा नज़्म व ज़ब्त वाला माहौल जहाँ पर लोग एडमिशन लेने के लिए आएँ और हमारे पास एडमिशन ना हो, कैसे? मैं चाहूँगा थोड़ी सी इब्तिदाई आपका आगाज़ से ताल्लुक़ रहा है इस स्कूल के साथ, देरीना ताल्लुक़ रहा है, आप फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। मैं आगाज़ से चाहूँगा कि थोड़ी सी बताइए। मैं स्कूल के आगाज़ से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ अपने इलाके की जमात अंजुमन का मैं करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। कि ये अंजुमन का क़याम 1964 में अमल में लाया गया, और वहाँ के जो लोकेलिटी थी चंद प्लॉटों पे मुश्तमिल थी, और यहाँ की आबादकारी बहुत कम थी, और उसमें माइग्रेट करके जो नवाबाद और खारादार में जो लोग रहते थे, उनमें से बहुत सारे जो हमारे अकाबरीन हैं, उन्होंने इसको मद्देनज़र रखते हुए इस मोहल्ला कमेटी, यानी पहले ये कुतियाना मोहल्ला कमेटी थी। अच्छा जी। तो उसका क़याम अमल में लाया गया, और फिर इसके बाद इसको देखते हुए, ज़रूरियात को देखते हुए, वहाँ एक डिस्पेंसरी कायम हुई जो काफ़ी अर्से तक चलती रही। फिर ये मोहल्ला जो है, ये 60s की बात होगी, 1964
और 1961 में 62 में आ गए थे, लेकिन ये क़याम जो है ना 64 में हुआ। तो इसके बाद जो है वो डिस्पेंसरी तो इसके साथ चलती रही। फिर ये जो है मोहल्ला कॉलोनी में तब्दील हुआ, फिर इलाकाई तौर पे तब्दील हुआ। बिल्कुल। तो फ़र्तन इसकी ज़रूरियात महसूस होती रही, तालीम के हवाले से भी, सेहत के हवाले से भी। तो फिर इसके बाद ये सोचा गया कि हम तालीमी मदरसा भी हमारा था, पहले दीनी मदरसा था, जो बहुत ही मॉडर्न तरीके से हम इसको चला रहे थे। वहाँ हिफ़ाज़ कराम वगैरह नाजरा की तालीम दी जाती थी, मुफ्त दी जाती थी। फिर इसी मदरसे को हमने स्कूल की शक्ल में चेंज किया। क्या बात। और वहाँ भी अभी हफ़ाज़ जो हैं हर साल 3 से 4 हफ़ाज़ कराम की तालीम भी चल रही है इसके साथ, यानी दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी है इसका। तो यहाँ तकरीबन जो है 2000 में ये स्कूल कायम हुआ। 2000 में जी 26 साल हो गए इसको, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको मॉडर्नाइज तरीके से उसको चलाते रहे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 कैंपस हो गए हैं। अगर मैं ये कहूँ नाजरीन, किसी भी स्कूल के लिए कितनी बड़ी एजाज़ की बात है कि अगर हम ये समझते हैं, नॉर्मली हम कहते हैं कि कौन सा बैच है, तो 2 बैचेस, यानी कि अगर 20 साल निकालें तो 20 साल में प्राइमरी से लेके मैट्रिक तक के 2 बैच निकल चुके हैं, यानी कि 20 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। और ये तीसरा बैच जो है ना वो ज़ेर तालीम है। ये बहुत बड़ी बात है कि हज़ारों बच्चे जो है वो यहाँ से फारुकुल तहसील होकर आगे बढ़े। हमारा जो रिजल्ट है वो 100% होता है। ये बड़ी ये भी आपको मैं बताता चलूँ, 2200 तलबा तालबात हमारे ज़ेर तालीम में हैं 3 कैंपस के अंदर। और मैट्रिक और इंटर इसके 9th और मैट्रिक के एग्ज़ाम में मतलब 100% रिज़ल्ट जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 90% से ऊपर जाता है उससे। ये बड़े खुशी की बात है। और ये जो है ये हमारी बरादरी में ये नहीं है कि सिर्फ मेमन का बच्चा ही पढ़ेगा, उर्दू स्पीकिंग के भी लोग हैं और दूसरी बरादरी के भी लोग हैं। और फिर ये नहीं है कि सिर्फ ये है कि सिर्फ मेमन है तो मेमन अकेडमी है तो मेमन अकेडमी नहीं जाएगा। सराउंडिंग एरिया के जितने भी लियाकताबाद वगैरह के इलाके हैं वो तमाम इसमें इस तालीम हासिल कर रहे हैं और तालीम ख्वाहिश जाहिर करते हैं। आप सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम एडमिशन का कोई ओपन नहीं रखते। क्या बात है। क्योंकि एडमिशन हमारे पास होता ही नहीं। ओपन सिर्फ हमारी एक होती है मोंटेसरी की, जो बिल्कुल पहली क्लास होती है, पहला कदम होता है। अब ये देखिए कि इस स्कूल में एडमिशन ओपन का बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसका जिक्र कर रहा था। एजुकेशन में बड़ी बात करनी है, लेकिन मोहतरम सिकंदर अब्दुल सत्तार मेरे साथ मौजूद है, मेंबर मैनेजिंग कमेटी है आप कुतियाना में अंजुमन के। और ये आई हॉस्पिटल उसी इलाके में, उसी वेसिनिटी में एक ऐसा आई हॉस्पिटल शायद यकीन तौर पर जो ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं और नॉन अफोर्डिंग के लिए, दोनों के लिए यकसा तौर पर खिदमात पेश कर रहा है। सिकंदर भाई, आई हॉस्पिटल और जिस किस्म के और जिस आला अजहान के डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर आपके वहाँ हैं, मैं खुद भी आपका पेशेंट रहा हूँ। मैंने अपनी मोतिया का ऑपरेशन जो है इसी हॉस्पिटल में हुआ है। और क्या शानदार सर्विसेज हैं आपकी, और क्या शानदार और आला क्वालिफाइड डॉक्टर आते हैं। मैं चाहूँगा थोड़ी सी आई हॉस्पिटल के हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। हमारे हॉस्पिटल शुरू हुआ 1994 में, और जब स्टार्ट हुआ था तो हमारे सदर अहमद चुनाई साहब थे, जो कुतियाना मेमन हॉस्पिटल के सदर हैं। ओह ग्रेट, मशहूर और मारूफ शख्सियत है, आप जानते होंगे। सलीम पटेल साहब थे, इलियास साहब थे, इलियास तिरसाई वाला साहब, बहुत सी शख्सियत साथ थी, बुजुर्ग। और स्टार्ट जब हमने लिया इसका तो उस वक्त हमारे पास डॉक्टर सलीम शिवानी साहब थे। इसके कुछ अरसे बाद 6-8 साल बाद डॉक्टर जावेद साहब हमारे साथ रहे, डॉक्टर रफीक मुसानी साहब रहे, और इनकी बहुत खिदमत है हमारे इस इदारे में। ग्रेट। और हमारे इस पूरे हॉस्पिटल को अपग्रेड करने में डॉक्टर जावेद का और डॉक्टर रफीक का बड़ा हाथ है, बहुत उन्होंने हमारा साथ दिया। और हम पहले सिर्फ ओपीडी से शुरू किया था, जैसे कि रफीक साहब ने बताया, डिस्पेंसरी, फिर आई हॉस्पिटल किया, उसको हमने डेवलप किया। तो हमारे पास शुरू में आप समझ सकते हैं कि नई जगह पे पेशेंट कम होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह अब हमारे पास ये हो गया है। मैं आपको बताऊं कि हमारे भी 3 कैंपस है, जैसे स्कूल के 3 कैंपस हैं तो आई हॉस्पिटल के भी हमारे 3 कैंपस हैं। ग्रेट, ठीक है ना। मेन सर्जरीज हमारी जो फेडरल एरिया में ब्रांच है ब्लॉक 3 में, वहाँ होती हैं। तो कैटरेक्ट और सारी सर्जरीज मिलाकर जनरल ओपीडी के जो हमारे पेशेंट है 6000 पर मंथ है। 6000 पेशेंट्स। जी सर, 6000 पेशेंट्स की बात कर रहे हैं, कोई 600 नहीं की बात नहीं हो रही, 6000 पेशेंट ओपीडी में देखे जाते हैं। और सब डॉक्टर बुरहान साहब और डॉक्टर अस्मा हमारे यहाँ कंसल्टेंट सर्जन्स हैं। तो ओपीडी में बात ये होता है कि हमें पेशेंट मेन कंसल्टेंट वही है कि आप मतलब कल आ जाए या डे आफ्टर टुमारो आ जाए, तो क्योंकि इतना रश होता है कि डॉक्टर भी जाहिर है कितना टाइम लेगा। ऐसे ही तो सर्जरीज भी हमारे पास माशाल्लाह बहुत हो रही हैं। हमारे पास मशीनरी टॉप ऑफ लाइन है और बड़ी खिदमत रही हैं पिछले जो भी हमारे कन्वीनर रहे इस सिलसिले में। जाफ़र भाई, अमीन शिवानी साहब हैं, आरिफ महरी वाला साहब हैं। और सर्जरीज जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्जरीज के लिए भी हमारे पास बहुत
इकोनॉमिकल कॉस्ट है। वही मैं कह रहा था कि आंखों का मर्ज जो है ना बड़ा महंगा होता चला बहुत जा रहा है। बिल्कुल, ये तो इसको कैसे आप लोगों ने कर हमारे यहाँ कम से कम सर्जरीज आपको सुन के हैरत होगी 12,000 में हम कर रहे हैं, ओनली 12,000। क्या बात है। उसमें लैब टेस्ट भी है और सर्जरी है, और सर्जरी के बाद उसका ट्रीटमेंट भी है। 12,000 रुपए में आप अपनी आंखों की सर्जरी जिसे कहते मोतिया हैं, जिसको हाँ मोतिया का जिसे कहते हैं ऑपरेशन, मिनिमम साइड पर जो है ना ये 12,000 में भी हो पॉसिबल है। उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो और भी बहुत सारी इंसेंटिव्स हैं, लेकिन 12,000 रुपए में एक अफोर्डिंग बंदा भी जो है वो आसानी से अपने मोतिया का ऑपरेशन करा सकता है, मोतिया की सर्जरी करा सकता है। सर कैसे मुमकिन होता है ये? सर ये डोनर्स होते हैं हमारे पास। जी जी जी। और मैं नाम लेना चाहूँ तो लंबी लिस्ट हो जाएगी, टाइम हो जाएगा काफी। जी जी। लेकिन डोनर्स होते हैं, और एक डोनर्स तो हमारे ऐसे इतने शानदार हैं कि उन्होंने हमसे कहा है कि कोई पेशेंट वापस नहीं जाएगा ड्यू टू कॉस्ट, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो पिछले अशरफ भाई 7-8 साल से हमें ये सपोर्ट कर रहे हैं। और कोई पेशेंट हमारा ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे जी आपके पास, हम कोशिश करते हैं, आप समझ सकते हैं कि जी जितने दे सकते हैं 50% तक यूजुअली हम करते हैं, लेकिन कोई वापस नहीं जाएगा, चाहे टोटल हमें कम्प्लीमेंट्री करना पड़े सही ZF से, बट हम वो सर्जरीज करेंगे, पेशेंट हमारा वापस नहीं जाएगा। डॉक्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और मैंने ये देखा है कि आपकी डॉक्टर्स की जब फेरिस्त पे नजर डालती है तो टॉप ऑफ द लाइन डॉक्टर्स आंखों के सारे अल्हम्दुलिल्लाह FCPS डॉक्टर्स हैं। और हमारे एरिया में, ना सिर्फ हमारे सराउंडिंग एरिया में, बल्कि दूर से भी, गुलशन और जौहर से भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, नॉर्थ कराची, नाज़िमाबाद से पेशेंट आते हैं और अपनी सर्जरीज कराते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटिस्फाइड है। मैं आपको बताऊं कि रमज़ान से मेरा ख्याल 10-15 दिन पहले की बात है, हमारे एरिया की बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत है जनाब रऊफ ईसा साहब। बिल्कुल बिल्कुल, आप जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं उस्तादों में से। तो एक हम बैठे हुए थे, डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें ये हुआ कि मैंने देखा कि रऊफ भाई उतर के आ रहे हैं, आप पे पट्टी है। मैंने कहा रऊफ भाई, हम क्रिकेट साथ खेलते रहे। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा रऊफ भाई खेले तो बोला जाहिर खैरियत से मुराद ऑपरेशन में देख ही रहा था मैं। तो उन्होंने बोला हाँ यार सिकंदर ऑपरेशन के लिए मैं आया था। तो आपको बताने का मकसद है कि इतनी बड़ी शख्सियत भी जो माशाल्लाह से अच्छी जगह अफोर्ड कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो भी हमारे यहाँ के सर्जरी इसलिए कराते हैं कि वो इस एरिया में इस हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाइड है। इसमें मैंने एक रेफरेंस दिया आपको, ऐसे तो बहुत ऐसे बहुत सारे लोग, खुद मेरी फैमिली के, मेरी अपनी सर्जरी में हुई है मेरी। ये मैं बताऊं, ये हमने जो एक स्लैब बताया है कि ये 12,000 मिनिमम स्लैब है, नो डाउट इसमें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मोतिया है जो ना, इसके जो मैं कहूँगा इसके जो पर्टिकुलर्स हैं जो खास तौर पे आपको लगाए जाते हैं, इसकी डिफरेंट अकसाम है, तो वहाँ अच्छे और बेहतरीन किस्म की चीज़ें भी अवेलेबल हैं, डिपेंड करता है। लेकिन ये जो मैं आपको 12,000 एक मिनिमम साइड पर आपको बताया गया कि हो सकता है बहुत सारी चीज़ें यहाँ मौजूद। ज़कात का पेशेंट जिसकी आपने जिक्र किया कि किसी भी वजह से वापस नहीं होता, मतलब वो उसने इलाज अगर वो आपसे कंट्रीब्यूट नहीं भी कर पा रहा, तो क्या ये इसके लिए यकीनी तौर पर आप ऐसे डोनर्स, जिसके एक तो आपने जिक्र किया कि किसी एक डोनर ने तो हमें यहाँ तक ऑफर की हुई है कि कोई भी पेशेंट वापस नहीं जाएगा, अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं भी करता तो आपने ये मेरे खाते में उसका इलाज करना है। जी बिल्कुल वो करते हैं, इनका तो चल ही रहा है अकाउंट। सर सर्जरी के लिए एक इन्वायरमेंट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर का खुद मैं भी विजिट कर चुका हूँ, आपकी मशीनरी मैं खुद भी अपनी आंखों से जब तक मैं देख रहा था तब तक देख चुका था, नो डाउट टॉप ऑफ द लाइन है। और इसमें इसके लिए जो है डे बाय डे जो तब्दीलियां आ रही हैं, आंखों का मर्ज बड़ा सेंसिटिव मर्ज है। बिल्कुल, मैं यही बात करना चाह रहा था जी कि आंखों का जो मामला है बड़ा सेंसिटिव है, और इसको हम मैं उससे शदीद तरीके से जो है ना समझें कि माइन्यूटली हम इसको चेकिंग करते हैं कि कोई इन्फेक्शन जो है किसी तरीके से भी आंखों को जो नुकसान ना पहुंचाए। हालांकि आपको पता है, आपने विजिट भी किया, हमारा सराउंडिंग एरिया जो है बड़ा कंजस्टेड है, ट्रैफिक के हवाले से भी, डस्टिंग के भी हवाले से, लेकिन इसके बावजूद कि उस दूर दराज से लोग जो है ना, औरंगी से, यानी दूर दराज से लोग, यानी पूरा जो सेंट्रल है, वेस्ट है, सब अफराद आते हैं और बड़े बड़े लोग आते हैं। जैसे अभी सिकंदर भाई ने आपको बताया कि बड़ी शख्सियात भी इसमें ऑपरेट करा चुकी हैं, और लोग कहते हैं कि यार अब भी कुतियाना हॉस्पिटल एक इदारा बन गया है, एक नाम बन गया है। कि इसके अलावा हमारे सराउंडिंग एरिया के अंदर बहुत सारे आई हॉस्पिटल खुले और चले भी, अब चल भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह अल्लाह ताला ने कुतियाना आई हॉस्पिटल को जो है शोहरत बख्शी है, उसका कोई शानी नहीं, इसमें कोई शक नहीं, जो इज़्ज़त बख्शी गई है। और इस इदारे को क्योंकि मैंने खुद कहा, जिन अहबाब का जिक्र हुआ, हमारे बरादरी के बड़े लोग, और क्योंकि बड़े और जो नामवर लोग होते हैं वो जब सिंबल या नमूना बनते हैं, एग्जाम्पल बनते हैं, हम
अब जिस मैंने कहा ना कि स्टैंडर्ड ये है कि मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान और उनकी फैमिली का इलाज भी इसी हॉस्पिटल में होता है, तो ये स्टैंडर्ड होता है कि जो मैं अपने लिए पसंद कर रहा हूँ वही मैं दूसरों के लिए भी पसंद करता हूँ। इस स्टैंडर्ड को जब भी हमने फॉलो किया है वहाँ सक्सेस और कामयाबी हमेशा मिलती है। मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के बाद वापस आता हूँ तो बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हो रही हैं, मुश्किलात भी होती हैं। जब आप किसी काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो रुकावटें भी आती हैं, उन रुकावटों का कैसे मुकाबला करते हैं, कैसे उसको जो है अबूर करते हैं, इस पर बात करेंगे हमारे इन दोनों मेहमानों से। हमारे साथ रहिएगा। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में अरमानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश कर रहे हैं अरमानी स्काईलाइन। एक आर्किटेक्चरल वंडर, आर्ट और आर्किटेक्चर का दिलकश मिलाप। 3, 4 और 5 रूम्स के लग्जूरियस अपार्टमेंट्स जिनका वेस्टर्न डिजाइन मशरकी हॉस्पिटैलिटी का रंग लिए है। Perfectly located opposite Al-Azhar Gardens, M9 motorway और मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के नजदीक। For booking and details, please contact Haider Ali and Company 021 111 425 426। वे पाउडर कम कीमत, कुदरती मिठास और क्रीमी टेस्ट के साथ। आला मयार और ताज़ा गाय के दूध से पनीर की तैयारी के दौरान हासिल होने वाला एक बाय प्रोडक्ट जिसमें शामिल है मुनासिब मिकदार में प्रोटीन, जो इसे बनाती है सनती और तिजारती जरूरियात के लिए दूध का बेहतरीन मुतबादिल। पेश है हमारा वे पाउडर, अब प्रोडक्ट बाय अल रसूल मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद नाजरीन, रहमत है मेहमान में आज हमारे स्टूडियो में कुतियाना मेमन अंजुमन फेडरल बी एरिया के 2 इंतहाई कीन रहनुमा मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने शोबे में ख़ास तौर पे हॉस्पिटल जिनका मैंने जिक्र किया, कुतियाना आई हॉस्पिटल, KMA अकेडमी करीमाबाद के हवाले से भरपूर खिदमत दी है और फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं। रफ़ीक भाई, एक सवाल और मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि मैंने वक्फे में जाते हुए कहा कि जब ये इदारे तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं और इसमें नो डाउट एक
फलाही इदारों में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल। सराउंडिंग्स का मुश्किलात होती हैं, बिल्कुल। कुछ मुश्किलात रुकावटें हैं जो वो सम टाइम हम अपनी मजबूरी से भी बीच में डाल देते हैं। बिल्कुल। तो इन मुश्किलात, पहले तो उन मुश्किलात को आप कैसे हल करते हैं, और टीम बड़ी ज़रूरी होती है। एक टीम जो है, अच्छी टीम ही एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है और एक अच्छा इदारा बनाती है। बिल्कुल। इसको कैसे मेंटेन करके चल रहे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है, ये सबसे बड़ी मुश्किलात का है हमारे साथ। स्कूल की बात कर रहे हैं आप? स्कूल की बात कर रहा हूँ। इस सराउंडिंग एरिया के अंदर, पूरी हमारी कॉलोनी के अंदर, जो हमसे भी मतलब आप समझ लें कि लो लेवल का स्कूल है, उसकी भी जो फीस स्ट्रक्चर है वो 3,500 रुपये है। हम जो है वो लोएस्ट क्लास में लगे 2,600 रुपये, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक के 2,600 रुपये हैं। मोंटेसरी की हमारी 2,800 रुपये फ़ीस है। इस लो कॉस्ट को लेते हुए हमें इसको अकोमोडेट करना, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजेबल होता है। और चूँकि हमारे मोर देन 90 प्लस जो है टीचर्स हैं, इसको अकोमोडेट करना, उनकी सैलरी को और अच्छे से अच्छे टीचर्स को हायर करना, ये हमारा एम है। और बच्चों को तालीम डिलीवर करना, कि हम ये कहते हैं कि बच्चा यहाँ से पढ़ के जाए तो माँ बाप उससे ये ना समझे कि भाई यार बच्चा हमारा सिर्फ स्कूल में टाइम पास ही किया उसने। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए। और मज़ीद उसमें जो है ना मजबूती, ये टीम जो नई आई है उसका एम ही यही है कि और इसको मजबूत बनाएं, बच्चों को और तालीम के हवाले से ऐसा हो कि बस हमें इसको फ़िक्र ना हो कि भाई यार तालीम इतनी क्यों दी जा रही है, रटाफिकेशन है या कोई और दूसरी चीज़ें हैं। उस कमज़ोर पहलू को देखते हुए हमारे लिए चैलेंज है। और हमारे जो हैं अरसलान जो हैं बोर्ड के चेयरमैन, वो उसको देख रहे हैं, मोंटेसरी को भी। और साथ साथ हमारे जुनैद सिलाट जो हैं, वो भी नए पहले बॉडी में थे, अब भी आए हैं, तो वो बड़ा उनको देख रहे हैं। उनको भी जाफ़र रहमानी साहब हैं। तो पूरी टीम एक तरीके से काम कर रही है। और इसके अलावा जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं अरसलान साहब तो हमारे। तो एक यंगस्टर को लेके भी हम चल रहे हैं साथ साथ, ताकि उनमें एक जो है ना वो बूस्टअप आ जाए हमारे स्कूल के हवाले से, पढ़े लिखे बच्चे आ जाएं। टीचर्स बड़े ज़रूरी होते हैं पखाली साहब। जी। टीचर्स की अहमियत का अंदाज़ा स्कूल में जब बच्चे को आप भेजते हैं, बच्चा जब वापस आपके घर में आता है तो अंदाज़ा होता है कि टीचर्स का कैलिबर या लेवल क्या है। टीचर्स और नो डाउट हायर अथॉरिटी में अगर हम प्रिंसिपल्स कहते हैं, उनके हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस कह लें, इसको आप लोग कैसे कवर कर रहे हैं? इस चीज़ को आप, इसमें आपने क्या प्रायोरिटी सेट की हुई है? उसमें हमने क्वालिफाइड कंप्रोमाइज़ हमने सैलरी पे नहीं रखा कि भाई सैलरी हायर से हायर देंगे। और उस पर लो जो है ना हमारी जो डिप्लोमा होल्डर हैं या जो क्वालिफिकेशन बीएड है, उसी को हम प्रीफर कर रहे हैं। और लो लेवल पे भी तो हम चलें, फिर उसमें थोड़ा सा तो हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। नो डाउट जो ट्रेनिंग भी होता है, एज एन हेल्पिंग हैंड भी होते हैं बहुत सारे, तो वो तो हम उस पर कर लेते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी लेवल पे स्कूल है, उसको जो है वो हम इस पर हायर साइड पे जाते हैं। और अच्छे से अच्छे टीचर्स की जो है, हालांकि हमें और मज़ीद चाहिए टीचर, और इससे अच्छे चाहिए। और इसके लिए आपको पता है कि ये अखराजात हैं, और इसी में हमें अकोमोडेट करना है, इसी फीस स्ट्रक्चर से हमें उठाना है। हमारा जो मेन पर्पज़ यही है कि हमारी सारी फीस जो आती है, जो हमारी यहाँ रिसीविंग होती है, सारे अखराजात में ही खर्च होती है वो। नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। और जो स्कूल के जो हमारे जो हैं क्या कोर्सेज वगैरह और ड्रेसेस वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह, वो भी हम कोशिश करते हैं कि जो नॉन अफिलिएटेड बच्चे हैं उनको हम अपनी तरफ से दें। लेकिन इतना आम नहीं रखते हम, मतलब जो बहुत ही नहीं कर सकता उसको कोर्स भी करवा देते हैं, ये भी करवा देते हैं। WMO से हमारी सारी, उससे काफ़ी हद तक हमारी वो है, जो फीस नहीं देती। जो जमात के दूसरे बच्चे हैं जिनकी जमातें भी नहीं हैं, वो WMO से होती हैं उनसे मेंबरशिप में, तो उनसे भी फीस आती है हमारी। तो काफ़ी इसमें जो है अभी हैं, काफ़ी इसमें मुश्किलात हैं, हमें इसको हल करना है। बिल्कुल। इसको जब तक मैं और आप, मैं ये सिकंदर साहब से सवाल करने से पहले एजुकेशन को कम हो वो शमअप करूंगा, लेकिन कुछ सवाल अभी मेरे जहन में है, लेकिन मैं फिर हॉस्पिटल की तरफ जाऊंगा कि सिकंदर भाई, मुश्किलात तो हैं, हर काम में मुश्किलात नहीं होंगी तो शायद चैलेंज नहीं बनता, ठीक है ना। मैं ज़रूर चाहूँगा कि हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट पे कई लोगों का साथ रहता है, हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट को हॉस्पिटल जैसा लगना, क्योंकि हम जिन एरियाज़ के अंदर हैं वहाँ पे नॉर्मली हॉस्पिटल का रिवाज नहीं होता, लेकिन जिस तेज़ी से
6,000 OPDs एक महीने के अंदर सर्व करना ये बड़ा चैलेंज होता है, मैं समझता हूँ। और आपके एक्सपेंशन में बखूबी वाकिफ़ हूँ कि 1 से 2 बिल्डिंग्स तो आसपास ही बिल्कुल साथ साथ ही, और ये भी अल्लाह ताला का करम होता है कि आपको बिल्कुल साथ ही जो है लोग जगह मिल जाती है और फिर आप वहीं पे एक और नया सिलसिला शुरू कर देते हो। क्या क्या नई चीज़ें इस नए प्रोजेक्ट में, और आपकी मैं कहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत वो लॉबी जिसमें आप वेटिंग एरिया जिसे मैं कहता हूँ, उस एरिया को भी आपने बड़ा खूबसूरती से सजाया हुआ है। और मैं क्योंकि मैं खुद इसका पार्ट भी रहा हूँ, मैं खुद इसका पेशेंट भी रहा हूँ, तो मुझे बखूबी अंदाज़ा है कैसे मैनेज हो रहा है। और कोई नई चीज़ें जो आप बताना चाहते हो? सर, मशीन के हवाले से जो पहले आपने पूछा था, तो हमारे पास कैटरेक्ट सर्जरी जो है फेको मशीन के ज़रिए हम कर रहे हैं, जिसमें स्टिचेस वगैरह नहीं होते हैं और डायरेक्ट सर्जरीज होती हैं और बहुत पेनफुल नहीं है। जैसे पहले जो सर्जरीज थी आपको पता है स्टिचेस वगैरह होते थे तो बहुत, और इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एग्जैक्टली, लेज़र सर्जरीज है हमारे पास, और टेस्ट जो OCT और जो अल्ट्रासाउंड आंखों के होते हैं वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। अच्छा, एनवायरनमेंट का आपने पूछा, तो हमारी कोशिश ये है कि हम एनवायरनमेंट अच्छा रखें, स्टाफ क्वालिफाइड हो हमारा, डॉक्टर्स के साथ जो स्टाफ दूसरे हैं पेशेंट्स को आंखें चेक करने के लिए और मेडिसिन वगैरह के लिए, वो हमारे पास क्वालिफाइड स्टाफ है। इसके साथ साथ हमारे पास जो सर्जरीज हैं हर महीने 350 प्लस सर्जरीज हैं। 350 से ज़ायद? जी 350 प्लस। क्या बात। और वो पेशेंट जो मैंने आपको बताया कि अफोर्ड नहीं कर सकते उनको तो हम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो सैयद फैमिली से होते हैं, उनको तो हम ज़कात नहीं दे सकते, आप समझ। सही, बिल्कुल सही। तो उसके लिए हमने अलग बजट रखा है। क्या बात है। और उसके लिए हमारे जो सदर साहब थे, सलीम पटेल साहब, तो उनकी सख्त हिदायत थी कि कोई पेशेंट हमारा इस तरह से सैयद फैमिली का खासतौर पर वापस नहीं जाए। अब हमारी जो नई टीम आई है, इलियास तिरसाई वाला साहब के बेटे हैं अब्दुल समद तिरसाई वाला, आरिफ हमारे साथ हैं, आरिफ मैरी वाला जनरल सेक्रेटरी। तो हमारी एक नई टीम बनी है माशाल्लाह, इसमें हम लोग सीनियर्स भी हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया फुरकान डागा और अरसलान जूनियर की और नौजवानों की भी एक हमारी अच्छी टीम डेवलप हुई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जैसे आपने विज़िट किया और हजरात हमारे पास विज़िट्स करें। और एक बात और मैं आपको ऐड कर दूं कि वो पेशेंट्स जिनके दोनों आंखें ख़राब हो जाती हैं, जो कुछ नज़र ही नहीं आ सकता, जी बिल्कुल, उसकी दोनों कॉर्नियास ख़राब हो चुके हैं, उसके लिए सर्जरीज हमारे पहले हम बहुत रेयर कर रहे थे, अब हमने इसको स्टार्ट लिया है दोबारा। तो इसमें हमने श्रीलंका, आपको पता है ये आईज डोनेशन का ज़्यादातर काम श्रीलंका में और अब कुछ कनाडा में हो रहा है। तो हमने श्रीलंका में WMO से रिलेटेड लोग हैं, डॉक्टर हारून साहब और 2 अफराद और हैं हमारे आजी साहिबान वगैरह। तो इलियास साहब के बेटे हैं हमारे साथ, समद साहब, उन्होंने वहाँ रब्ता किया। और एक्चुअली हुआ है कि एक पेशेंट हमारे पास है बलूचिस्तान से, उसकी दोनों आंखें ख़राब थी, तो डॉक्टर बुरहान साहब ने चेक किया और बोला इनको तो कॉर्नियल ड्राफ्टिंग होगी। अब इसके लिए आपको पता है कि एकदम से तो अवेलेबल बहुत मुश्किल होता है, बाज़ हफ्तों महीनों इंतज़ार करना पड़ता है। तो जब हमने WMO से रब्ता किया, उन्होंने श्रीलंका में हमारी बात कराई और इत्तेफाक से आपको मैं बताऊं कि विदिन 2 to 3 days वो अवेलेबल हो गया। क्या बात। और वो हमारे पास आई, और उसमें ये होता है कि जब हमारे पास पहुंच जाए तो विदिन 48 आवर्स। जी हाँ, ये इसकी बड़ी प्रिकॉशंस है कि वो उसको जो है प्रिजर्व ज़्यादा देर नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, एक मखसूस टेम्परेचर में हम सिर्फ 48 आवर्स तक ही इसको स्टोर करें और कोशिश करें जल्द से जल्द। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बलूचिस्तान से पेशेंट आया था वो हमारे पास आया, उसका हमने कम्प्लीमेंट्री किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। और वो बिनाई से जो है बसारत उसकी वापस आ गई। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। अब हमारी ये कोशिश है कि सर्जरीज हम ज़्यादा करें, और इसके लिए चूंकि आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जो जगह है ब्लॉक 3 में, आपने देखी है दोनों बिल्डिंग। जी हाँ बिल्कुल। अब हमने एक नया सेंटर, नया तो नहीं कहेंगे, उसको भी तकरीबन 2 साल हो गए, तबा हार्ट इंस्टीट्यूट है, बहुत मशहूर है, फिर उसके करीब हमने खोला है। अब हमने एक जगह और ली है फेडरल एरिया में, ब्लॉक 5, चौथी जगह। अल्हम्दुलिल्लाह ये चौथी जगह। क्या बात है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम उसमें एक अच्छा बड़ा सेटअप स्टार्ट लेंगे आई के हवाले से, क्योंकि आई की बात सर्जरी हमारे पास चूंकि हॉस्पिटल सेटअप नहीं है, हम इंडोर फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ डे केयर कर सकते हैं। केयर टेक के या पर्दे का ऑपरेशन हुआ, सुबह हुआ तो शाम में फ्री हो गया, शाम में हुआ तो रात में वो DC हो गया। तो ये हम वहाँ बड़ा सेटअप करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो मेरी आप जो चैनल जहाँ हम बैठे हैं मेमन से, वहाँ से आप जो भी हजरात हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट होगी कि इस सिलसिले में हमें भरपूर हेल्प करें। ना सिर्फ वो भी स्पेसिफाइड आई के लिए होगा। जी आई हो सकता है, दूसरा भी हम उसमें रखें, जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक आई के लिए, स्पेसिफिक आई के लिए। इसमें वो सर्जरीज जो हम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया। जी हाँ बिल्कुल। एनेस्थीसिया के जो पेशेंट होते हैं, जो हम बेहोश कर, जो उनको डे केयर में रखना होता है,
तो उसके लिए बेड की ज़रूरत होती है। एक या 2 दिन हमें एडमिट भी करना होता है। समझ गया मैं, समझ गया। ये देखिए कहते हैं ना तार से तार मिलाते जाएं तो ये एक बहुत बड़ी लड़ी बन जाती है। ऐसा ही है, चिराग से चिराग जला रहे हैं हम। आंखों की बिसारत बताया बलूचिस्तान जब जब भी देखेगा वो अपने दिल से कहे या ना कहे, इसका सदका जारिया इन लोगों को, इनके अहलो अयाल को मिलते रहना है। तो अपनी ये छोटी छोटी नेकियां जो है ना, ये समटाइम जब मल्टीप्लाई होती हैं और जब आप अल्लाह के हुजूर खड़े होंगे तो ये बहुत आपके पर्दे को जो है, आपकी नेकियों के पर्दे को झुका देंगी। तो करते रहिए। और जिसका जिक्र किया कि अब इसको मज़ीद आगे बढ़ाना है और इस काम को, इस कार खैर को और आगे तक ले जाना है, तो वो तमाम अहबाब जो सुन रहे हैं, बुतियाना मेमन कम्युनिटी जो है वो एक बड़ी वाइब्रेंट कम्युनिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े ही दिलेर लोग इसमें मौजूद हैं। तो आप और इन जनरल तमाम मेमन कम्युनिटी, इन जनरल पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान और अब्रॉड जो हमें देख रहे हैं, वो तमाम लोग इस हॉस्पिटल में अगर अपना हिस्सा अदा करना चाहें तो शायद ये इससे बड़ी नेकी यकीन तौर पर आज के दौर में आँखों के इमराज के हवाले से इससे बड़ी कोई नेकी हो नहीं सकती। ये बड़ी खुशाइंद बात है। सर कुछ आखिरी अल्फाज में कहीं शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? हारून आदमानी साहब ने हमें बहुत सपोर्ट किया श्रीलंका से। इनके साथ हाजी अब्दुल करीम लाखानी साहब थे डब्ल्यूएमओ से, और जनाब अशरफ डांगरा साहब, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया इसी ऑपरेशन के हवाले से जो मैंने आपको बताया। ये तमाम लोगों का दिल की गहराई से शुक्रिया। मैं श्रीलंका के तमाम डब्ल्यूएमओ के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी ये जो कॉर्डिनल ड्राफ्टिंग है, इसमें बड़ी जो है वो जिद्दत आई है, और कई हॉस्पिटल्स ने मिलकर डब्ल्यूएमओ के साथ मिलकर जो है इसको आगे बढ़ाया है। इंशाल्लाह ये कारवां इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। एजुकेशन का एक सवाल फिर भी मेरे जहन में आ रहा है, मैं चाहूँगा ज़रूर कि आज आप यहाँ मौजूद हैं कि इन जनरल अगर मैं कम्युनिटी की बात करूँ, हमारी मेमन कम्युनिटी की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप समझ रहे हैं सर कि अब भी तालीम की अवेयरनेस की ज़रूरत है। नो डाउट हमने अपने इदारे तो बहुत बढ़ा लिए हैं, हाँ, लेकिन अवेयरनेस अब भी हमारा बच्चा मैट्रिक, खास तौर पे इसके मैट्रिक के बाद जो है वो ड्रॉप आउट हो रहा है, वो फिर अपनी माली ज़रूरियात की वजह से जो है वो मुख्तलिफ दुकानों पर, शोरूम्स पर या मोबाइल की दुकानों पर, कपड़े मार्केट में बैठकर अपना वक्त सर्व कर रहा है। नो डाउट फैमिली को सपोर्ट करना है। आप समझते हैं कि अभी फैमिली को, हमारी कम्युनिटी को अभी भी और फोकस करना होगा? बिल्कुल सर, आप तो थोड़ा बहुत नहीं, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैट्रिक के बाद लोग ये समझते हैं कि जो है तालीम ख़त्म, और ख़ासकर हमारे मेमन बच्चों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो अब ये जो है ना, मैं आपको कहूँ कि लड़कों से ज़्यादा जो है हमारी तालीम में, बरादरी में लड़कियां जो हैं वो आगे तालीम में दिलचस्पी लेती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको बिल्कुल सपोर्ट भी करते हैं हर चीज़ में। तो आपको तो पता होगा कि हम हायरशिप स्कॉलरशिप जो एसोसिएशन के तवज्जुह से आसिफ फैंसी साहब चला रहे हैं, तो ये हमारा एक जो एम था कि वो बच्चे जो अपनी एजुकेशन लेना चाह रहे हैं और सिर्फ इन अखराजात की वजह से ये तालीम नहीं ले पाते, तो उनके लिए हायर साइड पे ये स्कॉलरशिप दिए। और मैं यहाँ जिक्र हाजी उस्मान परदेसी साहब का भी करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ तक ये ऑफ़र करी है कि कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहे और वो सिर्फ अपनी घरेलू परेशानी की वजह से कि वो मुझे नौकरी करनी है तो मैं पढ़ नहीं सकूंगा, तो उन्होंने कहा कि आप फोकस करें पढ़ाई पे, आपकी जो मंथली जो इनकम, जो आपकी जो ज़रूरत है वो हम आपको पूरा करेंगे। इसके बावजूद भी इसके जो है ना रिस्पॉन्ड बहुत स्लो है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, कोशिशें चल रही हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल मैं इस पर सेकेंड करूँगा कि तालीम के हवाले से जो है ना अभी भी इसकी ज़रूरत है, ख़ासकर मेमन बरादरी में। बिल्कुल बिल्कुल। और तालीमी अवेयरनेस में फिर नौजवानों को, उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को ख़ास तौर पे जो अब जो है एजुकेशन को शायद ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे, अपनी घरेलू जो ज़रूरियात हैं या आपकी अपनी जगह हैं, हम इससे बिल्कुल भी आपको नहीं रोकेंगे। लेकिन जब इतना अरसा आप रुक गए तो 2-4 साल और से, जब मैट्रिक तक आपने बर्दाश्त कर ही लिया है, 4-6 साल और करके अगर आपने अपना पेट काट लिया, मैं यकीन से कहता हूं कि शायद आपको इदारों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके बच्चे इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह, न सिर्फ अपना बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखेंगे तो अपनी नस्लों के लिए। और फिर जहाँ तक जमातों ने अपना ताबन शुरू कर दिया है कि आप सिर्फ पढ़ाइए, जो छोटी मोटी तनख्वाह उसको कहीं से मिल रही है वो हम आपको कहीं ना कहीं से अरेंज करा देंगे ताकि आपका बच्चा पढ़ता रहे। इससे बड़ी अच्छी ऑफ़र हो नहीं सकती। मैंने कल भी किसी प्रोग्राम में कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि आज अगर मेमन बरादरी का कोई बच्चा
इस वजह से तालीम से महरूम रह जाए या कहे कि मुझे मेरे पास वसाइल नहीं थे, तो ये शायद उसकी अपनी सुस्ती या नाअहली होगी। हमारी जमातें, हमारी बरादरी, हमारे इदारे पूरी आपकी सपोर्ट के लिए मौजूद हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। हमारे दोनों अहबाब, खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, सिकंदर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। आज की ये खूबसूरत शाम यहीं ख़त्म करते हैं और यकीनी तौर पर दुआ के साथ इसका अख्ताम होगा, लेकिन आप सबसे अगली नशिस्त में दोबारा मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।